गुड आफ्टरनून बच्चों, कैसे हो? तो वेलकम टू मैग्नेट माइंड्स इंस्टीट्यूट। आज हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम या एटॉमिक स्ट्रक्चर के तीसरे लेक्चर पे बढ़ते हैं। तो शुरू में हमने इस चैप्टर का बेस बनाया था, देखा था कि भाई इसके अंदर क्या क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। उसके बाद हमने इसके बाद सब एटॉमिक पार्टिकल्स की डिस्कवरी पढ़ी थी, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की। और उसके बाद हम फिर एटॉमिक मॉडल्स पे आगे बढ़े थे, जिसमें हमने कौन कौन से एटॉमिक मॉडल पढ़े थे। सबसे पहले पढ़ा था थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल, ठीक है। थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल पढ़ने के बाद हमने रुदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल भी पढ़ा था, ठीक है। आज चलो एक एक करके सबके बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। देखो, सबसे पहले हमने थॉमसन एटॉमिक मॉडल पढ़ा, फिर रुदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल पढ़ा। थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल में क्या पढ़ा था भाई कि एटम क्या होता है? एक धनावेशित गोला होता है या पॉजिटिवली चार्ज्ड मैटर होता है, जिसके अंदर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज या जो ऋणावेश होता है वो किसी भी तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ होता है या फैलाया हुआ होता है रैंडमली, जैसे एक वाटरमेलन में सीड्स होते हैं उसी तरह, ठीक है। ये मॉडल था, उसने इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ एटम को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि भाई एक जो परमाणु है वो उदासीन प्रकृति का होता है, इस बात को बहुत अच्छे से समझाया था। पर ये समझाने में सफल नहीं हुआ कि अगर परमाणु में नाभिक का के बारे में या न्यूक्लियस के बारे में ये अच्छे से समझा नहीं पाया था कि भाई अगर न्यूक्लियस होगा तो कहाँ होगा, होगा नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, उसके बारे में कुछ भी सही से एक्सप्लेन नहीं हुआ। याद देखना भाई, उसके बाद रुदरफोर्ड आए थे, रुदरफोर्ड ने न्यूक्लियस डिस्कवर किया। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, रुदरफोर्ड का गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट, जिसके बारे में हमने देखा था कि ज़्यादातर पार्टिकल सीधे चले जाते हैं, कुछ अपने रास्ते से भटक जाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हमने ये देखा था कि ऐसा कुछ एक्सपेरिमेंटल सेटअप होता है, ठीक है। ये हमारा डिटेक्टर है, यहाँ बीच में गोल्ड फॉइल होती है, इधर से पार्टिकल उधर की तरफ जाते हैं। और उसके बाद हमने क्या पढ़ा कि 3 ऑब्जर्वेशन थी, ज़्यादातर पार्टिकल सीधे चले गए, अपने रास्ते से नहीं भटके, जबकि कुछ थे वो थोड़े छोटे छोटे एंगल से भटके, बहुत कम ऐसे थे, एक 20,000 में से जो A180 डिग्री का डिफ्लेक्शन दिखाता है, ठीक है। उसके बाद इससे 3 चीज़ें प्रूव हुई कि एटम का लगभग सारा हिस्सा क्या होता है, खाली होता है, उसमें कुछ भी नहीं होता, और उसका जितना भी पॉजिटिव चार्ज है और जितना भी उसका मास है वो सब एक ही जगह पे कंसंट्रेट कर रखा होता है, और उसी को हमने क्या बोला था, न्यूक्लियस, ठीक है। उसके बाद हमने फिर नेक्स्ट टॉपिक पे आगे बढ़े, ठीक है। हमने उसके ड्रॉबैक्स पढ़े थे कि भाई मेरे जो मैक्सवेल है जिन्होंने ये बोला था कि भाई जो एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल है या ऐसा कोई कण जिसकी जो त्वरित हो या जिसका कुछ त्वरण हो और उस पर आवेश भी हो, तो वो अगर घूमेगा तो वो एनर्जी को लूज़ करेगा या एनर्जी का लॉस करेगा, और अगर एनर्जी का लॉस होगा तो वो स्पाइरल पाथ को फॉलो करेगा या चक्रीय जो उसका पथ है या जो रास्ता है उसको तय करते हुए किस पे जाके टकरा जाएगा, नाभिक पर या न्यूक्लियस पर, ठीक है। तो ये आज हम पढ़ेंगे। फिर हमने वेव के बारे में पढ़ा था, वेव में जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कि उसका वेवलेंथ क्या होती है, एम्पलीट्यूड क्या होता है, टाइम पीरियड क्या होता है, ठीक है, तरंग दैर्ध्य वगैरह, इन सब के बारे में पढ़ा था। और आज हम वेव नेचर से आगे बढ़ के पार्टिकल नेचर के बारे में बात करेंगे। कुछ हमने क्वेश्चंस भी किए थे लास्ट में, ठीक है। आज हम बढ़ेंगे प्लांक्स क्वांटम थ्योरी, प्लांक्स क्वांटम थ्योरी, ठीक है। ये क्या बताती है, तो ये प्लांक का जो ये पार्टिकल नेचर ऑफ मैटर को समझाती है। किसको समझाती है? वेव नेचर के बारे में हमने बात कर ली, अब हम बोलेंगे पार्टिकल नेचर ऑफ रेडिएशन, ठीक है। तो हम ऐसे हिंदी में ये बोल सकते हैं, एक मिनट, विकिरण का विकिरण की कणीय प्रकृति, कणीय मतलब पार्टिकल नेचर, ठीक है। तो प्लांक का क्वांटम सिद्धांत जो है उसके बारे में बात करेंगे हम, ठीक है बच्चों। दोनों के बारे में बात करते हैं, क्या क्या होते हैं ये दोनों, ठीक है। जैसे ये आप इनको जानते ही हो, नहीं जानते हो तो कोई बात नहीं, यही हमारे प्लांक है, ठीक है। अब हम इसको कैसे चेक करेंगे, जैसे मेरे पास एक कोई प्लेट है, अगर मैं उसके ऊपर यहाँ से लाइट भेजता हूँ या मैटर भेजता हूँ या मैं रेडिएशन भेजता हूँ, ठीक है,
तो रेडिएशन ऐसे जाएगी, या रेडिएशन कह लो या विकिरण कह लो। अगर मैं यहां से भेजता हूं, अगर वो वेव की तरह जाएगी, तो वेव को हम बोलते हैं, वेव जो होती है वो कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ एनर्जी है। क्या है? कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ एनर्जी। और अगर मैं ये बोलता हूं कि जो विकिरण है वो पार्टिकल की तरह जाएगा, किसकी तरह जाएगा? कणों में अगर जाएगा, तो ये जो है ये सब, ये कंटिन्यूअस नहीं है, ये नॉन कंटिन्यूअस है। मतलब कि इसमें एक अंतराल है, ठीक है, ये जो है ये निरंतर है। तो इससे फर्क क्या पड़ा? तो अब तक हम ये बोल रहे थे कि जो विकिरण है वो जो है उसका जो प्रभाव है या जो उसकी जो प्रकृति है वो कैसी होगी? वेव के जैसी होगी या तरंग के जैसी होगी। अगर तरंग होती है तो तरंग लगातार या निरंतर होती है, उसमें कोई बीच में अंतराल नहीं आता, कोई ब्रेक नहीं आता। जबकि जो पार्टिकल्स होते हैं उनके अंदर बीच में क्या आता है? ब्रेक आता है। जैसे यहाँ पे आ भी रहा है कि भाई ये एक पार्टिकल, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, पर तो पांचवें और छठे के बीच में क्या है? ब्रेक है, गैप है, ठीक है। तो प्लांक ने ये बोला कि जो एनर्जी होती है या जो विकिरण है या फिर जो रेडिएशन है वो छोटे छोटे पैकेट में ट्रेवल करता है, ठीक है। छोटे छोटे किस में ट्रेवल करता है? पैकेट में। और एनर्जी जो है वो डिसकंटिन्यूअस होती है। डिसकंटिन्यूअस होती है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो वो है नॉट कंटिन्यूअसली है या डिसकंटिन्यूअस है। तो नॉट कंटिन्यूअसली मतलब कि अभी मैंने जैसे आपको बोला कि वेव नहीं होगी, क्या होंगे? पार्टिकल होंगे। तरंग नहीं होगी, क्या होंगे? कण होंगे। तो तरंग ना होके अगर कण है तो इसका मतलब कि हर एक पार्टिकल की, हर एक उसकी अपनी एनर्जी होगी। और इस यहां से दो शब्द आपके बाप को मैं बता देता हूं। अगर मैं ये बोलूं कि एनर्जी का स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी को हम बोलते हैं क्वांटा। क्या बोलते हैं? और यही एनर्जी अगर लाइट हो, या आप लाइट भी नहीं, आप इसको रेडिएशन बोल दो। अगर आप ये बोलते कि यही एनर्जी अगर रेडिएशन हो, क्या हो? रेडिएशन हो या विकिरण हो, तो यही जो पैकेट है या यही जो पैकेट है इसको हम क्या बोल देते हैं? फोटॉन। क्या बोल देते हैं? फोटॉन। हिंदी में क्या बोलेंगे? हिंदी में भी इसको फोटॉन ही बोलेंगे। तो यहां से कंसेप्ट आता है द स्मॉलेस्ट पैकेट इन विच एनर्जी in the form of radiation is emitted or absorbed is called quantum. In case of light, the smallest packet of energy is called photon. तो सबसे छोटा पैकेट जो है लाइट का या विकिरण का या ऊर्जा का, ठीक है, या प्रकाश का, यहाँ पे हम विकिरण या प्रकाश दोनों में से कोई भी आप समझ लो भले ही, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? फोटोन बोलते हैं, ठीक है। तो फोटोन के बारे में थोड़ी और बात करते हैं कि भाई हमने ये बोला था कि जो टोटल एनर्जी होगी E वो होती है एच न्यू। क्या होती है? E इक्वल टू एच न्यू। और न्यू की वैल्यू आपको पता है कि वो किसके बराबर होती है? C बाय लेमडा। तो E के दो फॉर्मूला है, E इक्वल टू एच न्यू या E इक्वल टू एच सी अपॉन लेमडा, ठीक है भाई। इसके बाद क्या है? तो हमने बोला कि भाई यहाँ पे दो सब बातें हमें नहीं पता, हमें तो कुछ भी नहीं पता। हमें ये पता है कि ये क्या होता है, इसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, ठीक है। लेमडा क्या है? वेवलेंथ। न्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी। लेमडा क्या है? वेवलेंथ। और एच क्या है यहाँ पे? एच है यहाँ पे प्लांक्स कांस्टेंट, प्लांक का स्थिरांक, ठीक है। ठीक है, इसकी वैल्यू याद रखनी पड़ेगी 6.634 इंटू 10⁻⁻34। ये याद रखना पड़ेगा बच्चों, है ना। इसकी यूनिट के बारे में भी अपन बात करते हैं। इसके अलावा एक चीज़ और बच गई, सी क्या होगी? स्पीड ऑफ लाइट या ऊष्मा की, या सॉरी प्रकाश की गति।
वो कितनी होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। एक सेकेंड में 3 × 10⁸ 3 लाख किलोमीटर जा सकती है। ठीक है भाई, तो यहाँ से क्या पता चलता है कि जो एनर्जी है, जो ऊर्जा है, वो फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और जो वेवलेंथ है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है भाई, यहाँ से ये दो फॉर्मूला है, इनमें सबके मैंने मान बता दी कि किस चीज़ का क्या मतलब है, क्या अर्थ है। इसके बाद फिर अपन इनके बारे में थोड़ा और डिस्कशन करते हैं, इन पे सवाल भी करेंगे अपन। ठीक है, जैसे मैंने बोला कि भाई टोटल एनर्जी अगर मेरे पास है, देखना बच्चों है ना, कुल ऊर्जा या टोटल एनर्जी जो होगी वो अगर h न्यू है या फिर hc/λ है, तो ये जो एनर्जी होगी ये छोटे छोटे पैकेट्स में होगी। पैकेट्स में होगी, किस में होगी? पैकेट में। ठीक है, तो ये पैकेट्स हैं वो कितने हैं उस पर डिपेंड करेगा। अगर ये पैकेट्स टोटल n है, ठीक है, और एक पैकेट की एनर्जी अगर h न्यू या hc/λ है, तो कुल ऊर्जा है वो कितनी हो जाएगी? यहाँ देखना बच्चों, तो कुल ऊर्जा कितनी हो जाएगी? NH न्यू या फिर NHc/λ। और हर एक पार्टिकल की पर्टिकुलर एनर्जी क्या होगी अगर है hc/λ या फिर h न्यू। तो इसका मतलब अगर टोटल लाइट या टोटल विकिरण है या टोटल जो प्रकाश के पास जो ऊर्जा है वो अगर NH न्यू या NHc/λ है, इसका मतलब कि वो जो h न्यू है वो ऐसे h न्यू ऊर्जा वाले या फिर hc/λ वाली ऊर्जा वाले कई कण या पार्टिकल हमारे पास ऑलरेडी है, ढेर सारे हैं, और वो सब मिल के हमें इतनी ऊर्जा प्रोवाइड कर रहे हैं, इतनी एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है भाई, अब देखो ये अपने फॉर्मूलाज आ गए कि E = NH न्यू, E = NHc/λ। इन दो फॉर्मूला का थोड़ा ध्यान रखेंगे। इन दो फॉर्मूला का ध्यान रखेंगे। साथ ही हमारे पास एक फॉर्मूला और आ गया। फॉर्मूला ये कहाँ से आया? तो ये आप ऐसे समझ सकते हो कि हमारे पास जो एनर्जी है वो क्या है? hc/λ। ठीक है, अब मैं बोलता हूँ कि एनर्जी है अगर जूल में होती है तो आप hc और लैम्डा सबकी वैल्यू स्टैंडर्ड यूनिट में रखो। जैसे अपन h की जगह रख देंगे, h की वैल्यू मैंने आपको बता दी कितनी होगी। h = आप ये ले लो 6.6 × 10⁻34। ठीक है, और c की वैल्यू आपको पता है 3 × 10⁸ होती है। लैम्डा आपको मीटर में लेना है, तो एनर्जी किस में मिल जाएगी? जूल में। ऊर्जा जो है वो जूल में मिलेगी, क्योंकि ऊर्जा की जो SI यूनिट है, एनर्जी की जो SI यूनिट है वो क्या है? जूल है। ठीक है, पर अगर मेरे को आगे एटम के अंदर कई बार एनर्जी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना पड़ेगा। किस में निकालना पड़ेगा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो उस टाइम मेरे पास एक शॉर्टकट फॉर्मूला है। क्या है ये वाला? एक शॉर्टकट फॉर्मूला है। शॉर्टकट फॉर्मूला क्या कहता है? आप यहाँ लिख दो 12,000, यहाँ लिख दो 400, और यहाँ पे आप लैम्डा ले लो, और लैम्डा किस में ले लो? एंगस्ट्रॉम में ले लो। तो आपको टोटल एनर्जी मिल जाएगी, किस में मिल जाएगी? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ठीक है, तो ये याद रहेगा भाई, ये वाला फॉर्मूला आगे यूज करूंगा मैं। और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो किसके बराबर होता है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो एनर्जी की बहुत कम छोटी यूनिट है, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है वो 1.6 × 10⁻19 कूलम के बराबर होता है। ठीक है भाई, ये याद रखना। एनर्जी के ये = h न्यू, E = hc/λ। और कहीं पे अगर नंबर ऑफ फोटोन, नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर आ जाए तो अपन क्या करेंगे? एक स्मॉल n दोनों जगह ऐड कर देंगे। ठीक है, उसके अलावा ये एक फॉर्मूला है, ये मैं आपके आगे यूज़ करूँगा। ठीक है, ये फॉर्मूला मैं बोलूँगा कि वहाँ पढ़ाया था, याद है, तब इसको याद रखना। ठीक है, इसको भले नोट कर लो, उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखो, अभी मैं आपको पार्टिकल नेचर में मैंने प्लांक के जितने भी फॉर्मूले वगैरह वो करवा दिए। ठीक है, उसके ऊपर मैं क्वेश्चंस भी आपको करवाऊंगा। ठीक है, उससे पहले अपन एक थ्योरेटिकल टॉपिक पढ़ लेते हैं जिसका नाम है ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ठीक है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन को हिंदी में कहते हैं, ब्लैक बॉडी को कहते हैं कृष्णिका, और रेडिएशन को कहते हैं विकिरण। ठीक है, तो कृष्णिका विकिरण क्या होता है इसको समझते हैं। ए ब्लैक बॉडी इज वन विच neither reflect or transmit any part of incident radiation but absorb
ऑल ऑफ इट। एक कृष्णिका वो होती है जो ना तो प्रकाश को रिफ्लेक्ट करे, मतलब कि ना तो उसको उससे टकरा के वापस चला जाए, ना ही ट्रांसमिट करे, ना ही उसको अपने से आर पार हो जाने दे, बल्कि क्या करे, उसको पूरा का पूरा एब्जॉर्ब कर ले या सोख ले, है ना। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जितना भी विकिरण इस पे टकराया, जैसे यहाँ से विकिरण आया, इस पे टकराया, और टकराने के बाद कुछ वापस चला जाएगा, कुछ इसके आर पार हो जाएगा, और कुछ इसके अंदर कुछ ये सोख लेगी। तो एक आदर्श कृष्णिका या एक आइडियल ब्लैक बॉडी वो होती है जो जिसमें ये वाला पार्ट भी ना हो, ये वाला पार्ट भी ना हो, सिर्फ यही पार्ट हो, सारा का सारा क्या हो जाए, एब्जॉर्ब हो जाए, एब्जॉर्ब हो जाए या फिर सोख ले, ठीक है। तो क्या होगा कि इसमें ये इसको अपन इस डायग्राम से समझ सकते हैं। जैसे यहाँ से रेडिएशन आ गई, अब यहाँ से रेडिएशन आई, इससे टकराई, टकराने के बाद फिर इधर टकराई, फिर इधर टकराई, फिर इधर टकराई, फिर इधर टकराई, फिर इधर आ गई। इसके अंदर ही ये टकरा के घूमती रहेगी, ना इससे बाहर आ सकती है, ना इससे वापस बाहर जा सकती है, इसके अंदर ही रह जाए। इसी को हम क्या बोलते हैं, यही हमारी या तो कृष्णिका है या फिर ब्लैक बॉडी होती है, ठीक है। अब a good physical approximation of a black body is a cavity of tiny hole which has no other opening, ठीक है। तो जहाँ से विकिरण आया वही है, उसके अलावा और कोई जगह नहीं है जहाँ से कोई भी चीज़ बाहर जा सके, ठीक है। चलो बच्चों, इसके बारे में थोड़ा और डिस्कशन करते हैं कि भाई ब्लैक बॉडी में क्या है, क्या ऐसा था, क्या नहीं था। तो यहाँ पे आपको एक ग्राफ दिख रहा है, क्या दिख रहा है, ग्राफ दिख रहा है। इस ग्राफ में 3 आपको ऐसे पीक दिख रही है, एक, ये दूसरी और ये तीसरी, ठीक है। अब इनमें क्या है कि 3 टेम्परेचर है, ये वाला टेम्परेचर T3 है, ये T2 है और ये T1 है, ठीक है। इन तीनों टेम्परेचर में T1 सबसे ज़्यादा है, ठीक है, T1 सबसे ज़्यादा है, T2 उससे कम है और T3 सबसे कम है, ठीक है। इस तरफ क्या लिया हुआ है, इस तरफ है वेव लेंथ, क्या है, लैम्डा है, ठीक है। इस तरफ क्या है, इस तरफ इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन है। इंटेंसिटी का क्या मतलब होता है उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। सुनना बच्चों, ध्यान से सुनना, ये वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें क्या है भाई, तो इसमें इस तरह है कि जब भी हम किसी भी चीज़ को गर्म करते हैं, उसका जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इंटेंसिटी बढ़ती है। जैसे आप यहाँ देखो, यहाँ टेम्परेचर कम है, यहाँ टेम्परेचर ज़्यादा है, यहाँ टेम्परेचर और ज़्यादा है। तो टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे इंटेंसिटी भी बढ़ रही है। इंटेंसिटी कैसे बढ़ेगी, जैसे भाई हम किसी भी लोहे की चीज़ को गर्म करते हैं तो जब वो कम गर्म होती है तो वो कम लाल होती है, ज़्यादा गर्म होती है तो ज़्यादा लाल होती है। तो वो जितनी ज़्यादा लाल दिखेगी इसका मतलब उतनी ही ज़्यादा वो गर्म है, ठीक है। इंटेंसिटी का मतलब होता है कि नंबर ऑफ लाइट कितना है, या प्रकाश की जो मात्रा है वो कितनी है। जैसे भाई अगर लाइट डिम है इसका मतलब इंटेंसिटी कम है, ठीक है, प्रकाश की मात्रा कम है, और इंटेंसिटी ज़्यादा मतलब प्रकाश की मात्रा अधिक है, ठीक है भाई। अब यहाँ देखना बच्चों, इसमें और क्या होता है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वहाँ पे इंटेंसिटी देखो, अगर हम सिर्फ वेव नेचर की बात करें कि जो तरंग प्रकृति है प्रकाश की या विकिरण की, वो ये कहती है कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे इंटेंसिटी है वो बढ़नी चाहिए, इंटेंसिटी बढ़नी चाहिए। पर जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे वैसे वैसे क्या बढ़नी चाहिए, इंटेंसिटी बढ़नी चाहिए, जो कि बढ़ भी रही है। जैसे टेम्परेचर कम है तो इंटेंसिटी कम है, यहाँ पे देखो इंटेंसिटी इतनी है, टेम्परेचर बढ़ा इंटेंसिटी बढ़ी, और टेम्परेचर बढ़ा और इंटेंसिटी बढ़ी। पर साथ के साथ अगर हम देखें, जैसे आप ऐसे देख सकते हो कि जो हमारे टेम्परेचर बढ़ने के साथ जो वेवलेंथ है वो भी चेंज हो रही है। जैसे मान लो कि इसके लिए मैंने वेवलेंथ बोली λ3, इसके लिए मैंने वेवलेंथ बोली λ2, इसके लिए वेवलेंथ बोली λ1। तो यहाँ पे आप ये भी कह सकते हो कि भाई जो टेम्परेचर है उसके हिसाब से λ3 सबसे ज़्यादा है, λ2 उससे कम है, λ1 सबसे कम है, क्योंकि भाई वेवलेंथ है वो इधर की तरफ बढ़ रही है ना, वेवलेंथ उधर ज़्यादा होगी, इधर क्या होगी, कम होगी। तो ये वेवलेंथ में चेंज वेव नेचर के हिसाब से आना ही नहीं चाहिए था,
पर क्योंकि ऐसा चेंज आता है तो इस चेंज को कौन समझा पाता है? पार्टिकल नेचर। पार्टिकल नेचर ये कहता है कि जब भी हम चीज़ों को गर्म करते हैं, जब टेम्परेचर बढ़ता है तो कलर में भी चेंज आता है। कैसे आता है देखो, देखना बच्चों, मैंने आपको ये बोला था कि इधर अगर मैं लिखता हूँ IR, इधर लिखता हूँ UV, है ना? तो हमने क्या बोला था कि भाई जो विजिबल वाली रेंज है उससे लेफ्ट में कौन होता है? UV, राइट में कौन होता है? IR, है ना? तो इसमें लेमडा क्या होगा? इसमें लेमडा की वैल्यू ज़्यादा होगी और इधर लेमडा की वैल्यू क्या होगी? कम होगी। तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे लेमडा की वैल्यू कम होती जाएगी। इसका मतलब शुरू में आपको कौन सा कलर दिखेगा? रेड दिखेगा। रेड किस में शिफ्ट हो जाएगा? रेड के बाद कौन सा दिखेगा? ऑरेंज दिखेगा। ऑरेंज के बाद कौन सा दिखेगा? येलो दिखेगा। ठीक है, येलो के बाद आपको पता है फ्लेम के अंदर आपको ग्रीन कलर भी दिखता है, ग्रीन कलर दिखेगा। और अगर गर्म करोगे तो कौन सा कलर दिखेगा? ब्लू कलर दिखेगा। ठीक है, तो इसका मतलब जो चीज़ जितनी ज़्यादा गर्म होगी उसका कलर उतना ही इस तरफ आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है, मान लो कि अगर मुझे यहाँ पे कलर रेड अगर दिख रहा है तो यहाँ पे मुझे ऑरेंज दिखेगा। ठीक है, और यहाँ पे मुझे येलो दिखाई देगा। और अगर मैं इससे भी ज़्यादा हाइट पे जाऊँगा तो मुझे कलर में और भी चेंज दिखाई देंगे। तो बड़ी सरल सी बात है कि भाई ये चेंज क्यों आ रहे हैं। तो ये बात जो है ये वेव नेचर या जो तरंग प्रकृति है प्रकाश की या विकिरण की, वो नहीं इसको अच्छे से समझा पाती है। इसलिए हमें पार्टिकल नेचर की ज़रूरत पड़ती है। और प्लांक आते हैं, प्लैंक जो अपन ने जिनके स्थिरांक के बारे में भी बात की, जिनके उनके उनके दिए हुए फॉर्मूले के बारे में भी बात की, वो आके इसको अच्छे से समझाते हैं, एक्सप्लेन करते हैं और हमें आके पता चलता है कि अच्छा ये इसके पीछे लॉजिक है। ठीक है भाई, इसके बाद देखना क्या है, इसके बाद अपने को टॉपिक पढ़ना है जिसका नाम है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का क्या मतलब है भाई? क्या ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपने सुना है वर्ड पहले कभी? ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या है? ये फोटो को हम बोलते हैं प्रकाश, ये है इसको बोलते हैं विद्युत, है ना? अब विद्युत को भी अपन वैद्युत ही लिखेंगे। प्रकाश, वैद्युत, प्रभाव। टोटल 3 चीजें। फोटो का मतलब होता है लाइट। फोटो का क्या मतलब होता है? लाइट। इलेक्ट्रिक का मतलब इलेक्ट्रिसिटी या विद्युत, विद्युत। और ये प्रभाव का मतलब इफेक्ट। ये क्या है? ये इफेक्ट जो है ये पार्टिकल नेचर ऑफ रेडिएशन को प्रूव करता है कि भाई रेडिएशन या विकिरण का की जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है? पार्टिकल या होती है, या फिर आप ऐसे कह सकते हो कि जो उसकी प्रकृति है वो कणीय प्रकृति होती है। अब ये कैसे प्रूव करते हैं इसको देखना बच्चों, एक बहुत बढ़िया डायग्राम की हेल्प से अपन समझेंगे। तो एक अगर मैं मोनोक्रोमेटिक लाइट, अगर मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन, या फिर एक क्रोम का मतलब कलर, एक रंगीय, या फिर एक कलर का रेडिएशन अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर या किसी भी मेटल सरफेस के ऊपर अगर मैं डाल देता हूं तो वहां से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे। ये कैसे होगा भाई? देखना, अगर मेरे पास एक प्लेट है, इस प्लेट के ऊपर अगर मैं रेडिएशन विकिरण डालूंगा तो यहाँ से बाहर कौन निकल जाएंगे? इलेक्ट्रॉन है वो बाहर निकल जाएंगे। कौन बाहर निकल जाएंगे? इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन इज इजेक्टेड फ्रॉम द मेटल सरफेस इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रॉन्स। तो जो इलेक्ट्रॉन इस मेटल से बाहर निकले उन इलेक्ट्रॉन को हमने क्या, कौन से इलेक्ट्रॉन बोला? फोटो इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कौन से इलेक्ट्रॉन है? फोटो इलेक्ट्रॉन है। या इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं इनको हम इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, या फिर उसको उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं, इसको एक डायग्राम से समझते हैं। ठीक है, तो क्या होता है इसमें, एक मेटल सरफेस के ऊपर अगर मैं इलेक्ट्रॉन भेज दूं तो वहां से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं या बाहर निकलते हैं। ठीक है, इसके बाद देखना क्या है, ये वाला इसका बढ़िया सा डायग्राम है। डायग्राम को देखते हैं। यहाँ से लाइट आई, या फिर यहाँ से वैसे बोल दो कि यहाँ से कौन आया?
प्रकाश आया, ठीक है। प्रकाश क्या करेगा भाई, देखो प्रकाश आएगा एक मेटल की सरफेस, धातु की यहाँ पे अपन ने सरफेस ले लिया, परत ले ली है, ठीक है। तो धातु पे आके टकराएगा, जैसे ही टकराएगा यहाँ से क्या बाहर निकल जाएंगे, इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने के बाद क्या होगा भाई, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे। अब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे तो अपन ने क्या किया, इन दोनों प्लेट को हमने बैटरी से जोड़ दिया, ये भी बैटरी से जुड़ गया और ये भी बैटरी से जुड़ गया। ये बैटरी का एक टर्मिनल है, ये बैटरी का दूसरा टर्मिनल है। ये टर्मिनल पॉजिटिव है, ये टर्मिनल नेगेटिव है। तो जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकले वो है नेगेटिव, जहाँ इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे वो होगा पॉजिटिव। तो नेगेटिव से पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन वैसे भी आने ही थे, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से आएंगे, इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाएगा, मूवमेंट होगा। मूवमेंट होगा तो करंट का फ्लो करेगा, करंट का फ्लो होगा तो अमीटर दिखाएगा कि हाँ भाई करंट का फ्लो हुआ है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आए हैं। अब सुनना बच्चों, इस एक्सपेरिमेंट में मेन काम की बात क्या है, तो काम की बात यह है कि भाई इलेक्ट्रॉन बाहर निकले वो तो ठीक है, मेटल पे रेडिएशन आई, टकरा, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए। पर चलो अपन एक तरीके से समझते हैं, सुनना देखना बच्चों। जैसे मेरे पास एक क्या मेटल सरफेस है, ठीक है, इसके ऊपर मैं लाइट को भेज रहा हूं, ठीक है। तो मेरे पास क्या है कि जो लाइट है ये 10 मान लो 10 किलो हर्ट्ज की है, या 10 जूल, कोई भी लिख ले, एनर्जी मान लेते, 10 जूल एनर्जी की लाइट है, ठीक है। और इसको बाहर निकलने के लिए मान लेते हैं कि 20 जूल चाहिए। यहाँ से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, 20 जूल। तो अगर जो ऊर्जा है वो, अगर उसका जो व्यवहार है, उसकी जो प्रकृति है वो अगर तरंग जैसी होती, तो इसका मतलब वो निरंतर ऊर्जा का प्रवाह होता रहता, मतलब कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ एनर्जी होती रहती। तो यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन हैं, यहाँ पे जो क्या है इलेक्ट्रॉन है, उसको ऊर्जा मिल जाती। भाई थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता और तो क्या होता भाई, जैसे एनर्जी पहले 10 मिली फिर 20 मिली, इस तरह से बाहर इलेक्ट्रॉन निकल जाने चाहिए थे। बट इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकलते नहीं है जब तक ये 20 की होती है। तो हमें लगा हो सकता है 20 थोड़ी कम पड़ रही हो, तो हमने चेंज करके इसको कितना कर दिया, 19 कर दिया कि भाई अब तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे। तो इससे फिर भी एक भी इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता नहीं है, ठीक है। तो हमने सोचा कि चलो हो सकता है कि 19 वाली जो एनर्जी है वो कम हो, तो हमने इस पे ना और एनर्जी इंसिडेंट की, और एनर्जी हमने इसके ऊपर भेजी, ठीक है। बट फिर भी यहाँ से इलेक्ट्रॉन नहीं बाहर निकले, तो नहीं बाहर निकले। तो हमें लगा कि अब क्या करें, तो हमने चेंज करने के लिए क्या किया कि इस बार इस एनर्जी को एग्जैक्टली उतना ही रखा जितनी हमें इलेक्ट्रॉन के लिए एनर्जी चाहिए थी। पर इस बार हमने बोला कि भाई अगर इतना ही है तो हम एक एनर्जी को कम कर देते। एनर्जी को हमने क्या कर दिया, कम, मतलब जितनी एनर्जी की ज़रूरत थी उतनी ही एनर्जी, 1-2 ही रेडिएशन भेजे, बहुत कम एनर्जी भेजी हमने, तो भी इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकल गए, यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए। तो इसका क्या मतलब हमें समझ में आया कि देखो, एक इलेक्ट्रॉन को जितनी एनर्जी चाहिए, अगर हमारे पास रेडिएशन में उतनी एनर्जी है या विकिरण में उतनी ऊर्जा है, तो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होगा, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे। या और अगर एनर्जी उससे कम है, ऊर्जा अगर जितनी आवश्यकता है उससे अगर कम है, तो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेंगे। आप भले ही कितनी भी ऊर्जा के कितने भी स्रोत लगा दो, कितनी भी इंटेंसिटी बढ़ा दो, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो इसका क्या मतलब हुआ कि अगर एनर्जी कंटिन्यूअस होती तो आज नहीं तो कल इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाने चाहिए थे, ठीक है। इसका मतलब एनर्जी जो है वो पैकेट की फॉर्म में है। एनर्जी किस फॉर्म में है, पैकेट की फॉर्म में, कि भाई एनर्जी का क्या है, पैकेट है। इसको एक पैकेट चाहिए 20 का, अगर ये पैकेट 20 का है तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, अदरवाइज इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा ही नहीं, तभी ये पॉसिबल है। तो इससे तो ये प्रूव ही हो गया कि इलेक्ट्रॉन का विकिरण का जो प्रभाव की जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है, तरंग जैसी या कण जैसी। अब क्योंकि अगर तरंग जैसी होती तो इलेक्ट्रॉन कभी ना कभी बाहर निकलने चाहिए थे, पर यहाँ निकलते ही नहीं है ना। तो यहाँ पे हमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में बात की, थोड़ी बहुत और बात करते हैं। फोटो इंटेंसिटी, इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ फोटोन। तो मतलब क्या है कि यहाँ पे फोटोन की जो संख्या होती है, फोटोन की क्या संख्या होती है, उसी को हम बोलते हैं
ठीक है, फोटोन की संख्या धातु सतह पर, धातु सतह पर प्रति इकाई क्षेत्रफल व समय में होती है। तो प्रति समय, इकाई समय में कितनी कितने फोटोन की संख्या हमारे धातु की सतह पर टकराई, उसी को हम फोटो इंटेंसिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फोटो इंटेंसिटी, इंटेंसिटी ऑफ लाइट को हम बोलते हैं। ठीक है, अब उसके बाद है थ्रेशोल्ड, सॉरी इंटेंसिटी। इंटेंसिटी का भी यही मतलब है, फोटो इंटेंसिटी या इंटेंसिटी। तो एनर्जी ऑफ फोटोन इंसिडेंट स्ट्राइकिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। ठीक है, तो वो ऊर्जा जो फोटोन के पास है, जो वो जिससे वो टकरा रहे हैं, उसको हम इंटेंसिटी बोलते हैं। इसके बाद भाई देखना, दो बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, एक है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, एक है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। तो अब मेरे पास अगर एक मेटल सरफेस है उस मेटल सरफेस से मुझे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है मेटल सरफेस से क्या बाहर निकालना है? इलेक्ट्रॉन। तो इस इलेक्ट्रॉन के पास कुछ न्यूनतम ऊर्जा होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? कुछ कम से कम ऊर्जा होनी चाहिए। उससे अगर कम ऊर्जा है तो काम चलेगा नहीं। अब अगर उसके पास मिनिमम एनर्जी है, जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वो मिनिमम एनर्जी है, तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? इक्वल टू एच सी या एच सी बाई लेमडा। तो इसका मतलब एच तो यहाँ पे स्थिरांक है, एच स्थिरांक है, सी भी स्थिरांक है। तो चेंज क्या होगा? या ये न्यू चेंज होगा, या ये चेंज होगा, या फ्रीक्वेंसी चेंज होगी, या वेवलेंथ चेंज होगी। तो इन दोनों के रेस्पेक्ट में हमने क्या बोल दी? डेफिनेशंस बता दी कि भाई इट इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट एज विच फोटो इलेक्ट्रॉन कैन बी इजेक्टेड। अगर आप उस मेटल की सरफेस, अगर धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना चाहते हो, तो कम से कम जो आपको फ्रीक्वेंसी चाहिए, उसी फ्रीक्वेंसी को हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अगर उससे कम फ्रीक्वेंसी है तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे ही नहीं। ठीक है भाई। उसके बाद है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। तो अगर एनर्जी आपने फ्रीक्वेंसी अगर आपने मिनिमम ली है, तो आपको जो वेवलेंथ है वो मैक्सिमम लेनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि एनर्जी जो है वो फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और वेवलेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो अगर आप वेवलेंथ ज़्यादा लोगे तो एनर्जी कम होगी। इसका मतलब आप ज़्यादा से ज़्यादा वेवलेंथ कितनी ले सकते हो? अगर उससे भी ज़्यादा वेवलेंथ लोगे तो एनर्जी कम हो जाएगी, और अगर एनर्जी कम होगी तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे ही नहीं। ठीक है, तो इट इज़ द मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट एट विच फोटो इलेक्ट्रॉन्स कैन बी इजेक्टेड। ठीक है, तो दो बातें हैं भाई, एक तो है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, दूसरी है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। ठीक है भाई, ये दो बातें समझ में आई। अब देखो, फ्रीक्वेंसी का सिंबल होता है न्यू, तो और वेवलेंथ का सिंबल क्या होता है? लैम्डा। तो यहाँ पे न्यू के नीचे आपको नॉट लगाना है, लैम्डा के नीचे भी क्या लगाना है? नॉट लगाना है। ठीक है, तो इसका थोड़ा ध्यान रखना भाई, न्यू नॉट, लैम्डा नॉट। ठीक है, तो इन दोनों के बारे में आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसके बाद अपन आगे बात करते हैं, आगे वाले टॉपिक पे बात करते हैं। चलो इसके बाद देखना भाई, इसके बाद है वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन क्या है? कि वो कम से कम ऊर्जा, जिससे कम ऊर्जा से इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकल पाएंगे। ठीक है, अब कम से कम ऊर्जा कितनी लेनी पड़ेगी? यहाँ देखना बच्चों। ठीक है, तो एनर्जी देखो, अपन ने दो तीन बातें बोली कि भाई अगर आप एनर्जी ले रहे हो, ऊर्जा ले रहे हो, तो ऊर्जा आपकी न्यूनतम होनी चाहिए भाई, इससे कम ऊर्जा से काम चलेगा नहीं। इस एनर्जी को ही हमने बोला एच न्यू नॉट, इसी को हमने बोला एच सी बाय लेमडा नॉट, और इसी एनर्जी को हम बोलते हैं फाई, या फिर इसको हम बोलते हैं वर्क फंक्शन। क्या बोलते हैं? वर्क फंक्शन। कि भाई इससे कम अगर आपके पास एनर्जी है तो काम नहीं चलेगा। क्या लिखा है भाई? इट इज द मिनिमम एनर्जी।
मिनिमम एनर्जी ऑफ ए फोटोन दैट जस्ट इजेक्ट फोटो इलेक्ट्रॉन, इट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए मेटल, कि भाई ये कम से कम वो ऊर्जा है जिससे कम ऊर्जा पे इलेक्ट्रॉन का निष्कासन होना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो फाई का जो फॉर्मूला है, फाई इक्वल टू क्या है, एच न्यू नॉट या फिर एच सी बाय लेमडा नॉट। ठीक है, फाई नॉट को बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, लेमडा नॉट को बोलते हैं थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। ठीक है भाई, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या होती है, इसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। अभी हमने किसके बारे में बात की, वर्क फंक्शन के बारे में बात की। ठीक है भाई, क्या ये बात समझ में आई? ओके, ठीक है, इसका इनका हिंदी में नाम देख लें भाई। आवृत्ति बोलते हैं, और ये क्या होती है, देहली तरंग दैर्ध्य। ठीक है, तो देहली आवृत्ति या देहली तरंग दैर्ध्य, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। देहली का मतलब होता है न्यूनतम, भाई उससे कम में काम चलेगा नहीं। ठीक है, तो प्रकाश विद्युत प्रभाव में आपको मैंने यही चीज़ें बताई कि भाई क्या क्या होता है, कि आपने कुछ विकिरण एक धातु की सतह पर या मेटल की सरफेस पर आपने एक मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन को डाला, जहाँ से क्या बाहर निकल गए, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए। ठीक है, इन टर्म्स के बारे में याद रखना भाई, इनकी परिभाषा पूछी जाती है कि वह न्यूनतम आवृत्ति जिससे कम आवृत्ति पर जो इलेक्ट्रॉन है उनका निष्कासन एक धातु की सतह से नहीं हो सकता, उसको हम बोलते हैं देहली आवृत्ति। और देहली तरंग दैर्ध्य क्या है, वह अधिकतम तरंग दैर्ध्य जिससे अधिक तरंग दैर्ध्य पर एक धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन का निष्कासन संभव नहीं है। ठीक है भाई, ये कुछ वैल्यू दी हुई है, पोटेशियम के लिए दी हुई है और कॉपर के लिए भी दी हुई है ना। अभी अपन आगे देखते हैं भाई, यहाँ फिर अपने को एक इक्वेशन पढ़नी है। ठीक है, मैंने आपको ये बोला था कि भाई अगर मैं इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना चाहता हूँ, जैसे मेरे पास एक मेटल सरफेस है, उसके अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है, इसको मान लो कि 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए, आपने ऐसे किया कि 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही भेज दिए तो इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। पर अगर आपने गलती से इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपने 15 भेज दिए, तो ये 10 तो इसने एब्जॉर्ब कर लिया, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो बचा हुआ है 5 वो कहाँ जाएगा, तो वो जो 5 है, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, वो उसकी काइनेटिक एनर्जी में काम आ जाएगा। कौन सी एनर्जी में, काइनेटिक एनर्जी में, काइनेटिक ऊर्जा में इसमें काम आ जाएगा। ठीक है, इसको काइनेटिक एनर्जी को गतिक ऊर्जा भी बोलते हैं, है ना। ठीक है, तो गतिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगा। इसका मतलब कि जो भी एनर्जी आप भेजोगे उसका कुछ हिस्सा तो इलेक्ट्रॉन निकालने में बाहर आएगा, मतलब वर्क फंक्शन में काम आ जाएगा, बचा हुआ हिस्सा किस में काम आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी में। ये एनर्जी किसकी है, जो इलेक्ट्रॉन आपने भेजा या जो बाहर से आपने भेजी, इंसिडेंट। ठीक है, ये अपना वर्क फंक्शन है। तो इसका मतलब जो गतिक ऊर्जा या काइनेटिक एनर्जी है वो किसके बराबर हो जाएगी, वो हो जाएगी आपके वर्क फंक्शन वो आपके पास जो एनर्जी आपने इंसिडेंट करवाई उससे, उसमें से क्या माइनस कर दो, वर्क फंक्शन। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर हो जाएगी, तो आपका इसका फॉर्मूला क्या है, E इक्वल टू एच न्यू माइनस क्या हो जाएगा, एच न्यू नॉट। अगर आप इसको कॉमन ले लेते हो तो आपके H कॉमन आ जाएगा और ब्रैकेट में आ जाएगा न्यू माइनस न्यू नॉट। ठीक है, ये एक फॉर्मूला और है, इसको भी याद रख लेना बच्चों। ठीक है, अब इसके बाद ये एक ग्राफ दिया हुआ है, ग्राफ के बारे में बात करते हैं, है ना। तो यहाँ पे अपने क्या है, काइनेटिक एनर्जी है, यहाँ पे अपन क्या बोल देते हैं, यहाँ अपने पास फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी और काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ बना देते हैं, है ना। चलो बनाते हैं, ट्राई करते हैं। ठीक है, अब इस ग्राफ को समझते भी हैं कि ये ग्राफ कैसे बना, क्या इस ग्राफ का क्या मतलब है। तो देखो मेरे पास क्या है, इधर है काइनेटिक एनर्जी, इधर है फ्रीक्वेंसी। ठीक है, यहाँ पे क्या है, आवृत्ति है, और यहाँ पे मेरे पास गतिक ऊर्जा है। ठीक है,
इसको ऊपर भी इस एक्सिस पे बताया, इसको अपन ने इस एक्सिस पे बताया। सुनना अब क्या है बच्चों, देखना अभी मेरे पास इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे तभी तो उनकी काइनेटिक एनर्जी होगी। अगर इलेक्ट्रॉन बाहर ही नहीं निकलेगा तो उसकी गतिक ऊर्जा कितनी होगी, जीरो। इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकला इसका मतलब उसकी वेलोसिटी जीरो, वेलोसिटी जीरो तो काइनेटिक एनर्जी भी जीरो। ठीक है, अब वेलोसिटी जीरो क्यों होगी भाई बताओ, क्योंकि वेलोसिटी इसलिए जीरो होगी क्योंकि इलेक्ट्रॉन अपनी जगह से हिला ही नहीं, अगर उसने कोई मूवमेंट नहीं देखा है तो वेलोसिटी अपने आप जीरो होगी, है ना। अब देखना उसके बाद क्या है कि अगर वेलोसिटी ज़ीरो नहीं है, मतलब वेलोसिटी ज़ीरो आप चाहते हो कि नहीं हो, तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना पड़ेगा। बाहर निकालने के लिए कम से कम आपको कुछ फ्रीक्वेंसी देनी पड़ेगी, और इसी फ्रीक्वेंसी को हमने क्या बोला था, यही फ्रीक्वेंसी हमारी है न्यू नॉट, है ना। इसी को हमने क्या बोला था, देहली आवृत्ति। एक मिनट रुकना, इस तरफ लिखते हैं। इस यही अपनी क्या है, ठीक है। अब जैसे ये मिल गए, इसके बाद इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे। इलेक्ट्रॉन अगर बाहर निकलेंगे तो उनकी काइनेटिक एनर्जी भी होगी। अब मैं अगर इसी लाइन को पीछे की तरफ एक्सटेंड करता हूँ तो यहाँ पे हम पहुँचते हैं, ठीक है। यही अपना ये जो पार्ट है इसी को हमने बोला वर्क फंक्शन। क्या बोला, वर्क फंक्शन ना। तो ये कैसे मिला हमें, तो आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि भाई अपन ने एक इक्वेशन बनाई, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पे अपना आ गया फाई, फाई माइनस क्या आ जाएगा, फाई माइनस आ जाएगा आपके सॉरी ई माइनस आ जाएगा फाई, ठीक है। तो आप इसको कैसे समझ सकते हो, तो अपनी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाली इक्वेशन बनेगी, ठीक है। और आप e की जगह क्या लिख सकते हो, h न्यू भी लिख सकते हो, ठीक है। तो आप ऐसे बोल दो कि भाई ये अपना y एक्सिस पे कौन है, काइनेटिक एनर्जी है, ये रही। x एक्सिस पे कौन है, फ्रीक्वेंसी है। देखो x एक्सिस पे कौन है, फ्रीक्वेंसी है, ये रही, ठीक है। आप फ्रीक्वेंसी है, आप ये रही। उसके बाद क्या है भाई बताओ, c कांस्टेंट या इंटरसेप्ट है, इंटरसेप्ट कौन है, -5, तो c इक्वल टू -5 है, मतलब नेगेटिव में होगा। नेगेटिव में किसके बराबर होगा, फाई के। तो ये जो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है उससे ये ग्राफ मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया। ये ग्राफ बिल्कुल सही है। इसमें कई बार क्वेश्चन आते हैं कि इनमें से कौन सा ग्राफ सही है, कौन सा ग्राफ सही नहीं है। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूँ, विच ऑफ फॉलोइंग इज करेक्ट ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। ठीक है, इसमें से पहला ग्राफ बनाया मैंने, यहाँ पे लिखा काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पे लिखा फ्रीक्वेंसी, ठीक है। दूसरा ग्राफ बनाया मैंने, दूसरा ग्राफ बनाया, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी। ये ग्राफ मैंने यहाँ से बना दिया, दो हो गए। इसके बाद तीसरा ग्राफ बनाया यहाँ भाई, फिर यहाँ काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पे क्या ले लिया, फ्रीक्वेंसी। अब इस ग्राफ को मैंने यहाँ से शुरू किया, सॉरी यहाँ से शुरू किया, और चौथा ग्राफ बनाया डी। चौथे ऑप्शन में मैंने लिख दिया नन ऑफ दी, अब मतलब ऊपर वालों में से या उपयुक्त में से कोई भी नहीं। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे भाई, देखो तो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कम से कम आपको कुछ फ्रीक्वेंसी या कुछ आवृत्ति की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो कम से कम जो फ्रीक्वेंसी होगी वो इस एक्सिस पे आएगी, यहाँ पे आएगी न्यू नॉट। इसमें अगर बोल देते यहाँ पे आ जाएगी, इसमें यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। इसमें तो कोई ग्राफ ही नहीं है, तो न्यू नॉट से ये लाइन शुरू होनी चाहिए और ऊपर की तरफ जानी चाहिए। ये लाइन न्यू नॉट से शुरू हो रही है क्या, नहीं हो रही, तो ऑप्शन ही गलत है। ये यहाँ से शुरू हो रही है, ये शुरू यहाँ से होनी चाहिए थी, ये भी गलत है। ये वाला सही है और ये वाला भी गलत है, ठीक है। तो ग्राफ पे अगर सीधा सीधा कोई सवाल आए तो अपन उसमें अटके नहीं, अपन से हो जाना चाहिए। उसके बाद दूसरा जो है, और इसके बाद आगे देखते हैं भाई, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल एक यहाँ पे लॉजिक है भाई। स्टॉपिंग पोटेंशियल मैं आपको बताता हूँ क्या होता है, ठीक है। देखना भाई बच्चों, देखना भाई, अगर मैं इस
इस एक्सिस पे अगर मैं वोल्टेज ले लूं, क्या ले लेते हैं, वोल्टेज ले लेते हैं, ठीक है। और अगर मैं ये बोलूं कि भाई मेरे पास अगर मेरे पास अगर मैं ऐसे बोलता हूँ कि मेरे पास इस तरफ मैं इंटेंसिटी ले लेता हूँ, क्या ले लेता हूँ, इंटेंसिटी। इंटेंसिटी का क्या मतलब है कि नंबर ऑफ फोटोन। अगर आप जैसे भाई पहले मेरे पास ऊर्जा का अगर एक स्रोत था तो मैंने स्रोत की संख्या बढ़ा दी ताकि ज़्यादा लाइट हमारी धातु की सतह पर गिरे, मेटल की सरफेस पर गिरे, ठीक है। तो मैं जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ाऊंगा तो वैसे वैसे ये भी वोल्टेज भी बढ़ेगी, और वोल्टेज एक लिमिट के बाद बढ़ना बंद हो जाएगी या रुक जाएगी, क्योंकि भाई जितनी बढ़नी थी उतनी बढ़ गई, अब क्या हो ये बढ़ेगी नहीं। पर अगर मैं इसी ग्राफ को पीछे की तरफ लेके जाता हूँ तो ये ग्राफ जो है पीछे की तरफ कुछ यहाँ आता है, ठीक है। और जैसे ही इंटेंसिटी से बढ़ना शुरू होगी तो आपको वोल्टेज मिलती जाएगी, वोल्टेज पहले कम मिलेगी फिर ज़्यादा मिलेगी, है ना। तो एक काम करते हैं, ठीक है, तो वोल्टेज वगैरह मिलेगी। इस तरफ अगर मैं नेगेटिव में वोल्टेज लेके आता हूँ तो यहाँ पे जो वोल्टेज मुझे मिलती है इसको मैं बोलता हूँ स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्या बोलता हूँ, आपको अगर ग्राफ से समझ में आए तो भी ठीक, या फिर आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि मेरे पास क्या है कि एक मेटल की प्लेट है, ठीक है, इस पे कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, इस पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। तो मैंने यहाँ से बैटरी कनेक्ट कर रखी थी, और बैटरी अगर मैंने कनेक्ट की थी तो इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आ रहे थे, ठीक है। पर अगर मैं इसी वोल्टेज को उल्टा कर दूं, इस वोल्टेज को अगर मैं उल्टा कर दूं, यहाँ पे अगर मैं नेगेटिव लगा दूं और यहाँ पे अगर मैं पॉजिटिव लगा दूं, तो यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव, यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव। अब इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकलना पसंद नहीं करेंगे, और इलेक्ट्रॉन अगर बाहर नहीं निकलेंगे इसका मतलब ये जो भी अपने को वोल्टेज मिल रही थी वोल्ट मीटर में वो रुक जाएगी, इलेक्ट्रॉन का वोल्ट फ्लो रुक जाएगा, तो वोल्टेज रुक जाएगी। तो यहाँ पे मैं बैटरी पे कितनी वोल्टेज लगाऊं कि ये मेरे को वोल्ट मीटर में रीडिंग कितनी आ जाए, जीरो, या फिर इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट है वो पूरा रुक जाए, उसी वोल्टेज को हम बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है। तो ये वोल्टेज नेगेटिव में होगी, इसका मतलब इस बैटरी को उल्टा लगाया जाएगा, या आप ऐसे कह सकते हो कि ये वोल्टेज की नेगेटिव एक्सिस पे आती है। इट इज़ द नेगेटिव पोटेंशियल ऑफ कलेक्टर प्लेट विच स्टॉप द फोटो करंट। फोटो करंट रुक जाता है। स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड्स ओनली अपॉन द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे अपन फ्रीक्वेंसी लेंगे, इंटेंसिटी नहीं लेंगे ना, फ्रीक्वेंसी लेंगे। एक मिनट, हाँ इधर सॉरी फ्रीक्वेंसी ले लो। तो ये फ्रीक्वेंसी जैसे बढ़ाएंगे तो ये चेंज हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अपन आगे देखते हैं भाई कि इसमें और क्या है। एक अच्छा सा सवाल दिया हुआ है भाई, किसी धातु की देहली आवृत्ति जो है वो दी हुई है, ठीक है, और यदि इस ऊर्जा की आवृत्ति वाला विकिरण धातु की सतह से अगर टकराता है तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिक ऊर्जा की गणना करो, ठीक है। यहाँ पे इंग्लिश में थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ ए मेटल जो है वो दी हुई है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी 1 × 10⁻15 पर सेकेंड हिट्स द मेटल। बताओ क्या करना है भाई, तो क्या करेंगे बताओ, फॉर्मूला लगा दो। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, तो देखो भाई एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, एच न्यू होता है, ठीक है, या फिर आप इसी को hc/λ भी बोल दो, ठीक है। अब इसके साथ साथ क्या है कि अगर मैंने एक मेन इक्वेशन बनाऊं अपनी, तो वो क्या थी, E = phi प्लस काइनेटिक एनर्जी थी। अब मेरे को अगर काइनेटिक एनर्जी निकालनी है तो वो क्या हो जाएगी, E - phi हो जाएगा, ठीक है। अब देखना E जो है एनर्जी भी कैसे निकलेगी, फ्रीक्वेंसी से निकलेगी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी दी हुई है, और ये वाली एनर्जी भी किससे निकलेगी, फ्रीक्वेंसी से। तो इसका मतलब आप दोनों एनर्जी ऐसे ले लो, ये हो जाएगा hν, ये हो जाएगा hν0, ठीक है। तो दोनों की वैल्यू पुट कर दो भाई। अब कैसे पुट करेंगे, देखो H आप ले लो कॉमन, तो न्यू माइनस न्यू नॉट हो जाएगा, ठीक है। न्यू माइनस न्यू नॉट कैलकुलेट कर लेते हैं, तो बताओ न्यू की वैल्यू कितनी दी हुई है, 7 × 10⁻15, और ये कितना दिया हुआ है, 7 × 10⁻14। तो आप क्या करो, H ले लो कॉमन, और इधर क्या लिख दोगे, इधर लिख दो 10 × 10⁻14, ब्लैक से लिखते हैं, ठीक है, 10 × 10⁻14 माइनस 7 × 10⁻14, 10⁻14 कॉमन आ जाएगा, ठीक है। तो आपके क्या बचेगा, H अंदर बच जाएगा 3 × 10⁻14। अब H से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे,
एच से जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे अपने पास आंसर आ जाएगा। तो ये देखो एच की वैल्यू कितनी थी, 6.6 थी, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, ये अपना आंसर आ गया। ठीक है, तो ये अपना इस हिसाब से आंसर आ जाएगा, लगभग 2 के आसपास आंसर है, 2 × 10 की पावर -19 या 1.988 भी आप लिख सकते हो। तो ये अपनी कैलकुलेशन से आंसर आ जाएगा। तो पहले फॉर्मूला है, फॉर्मूले के साथ कंफर्टेबल होना है, उसके बाद ऐसे करना है। ठीक है, तो फॉर्मूले के जितने भी कॉम्बिनेशन बनते हैं उसके बारे में मैं एक बार आपको बता देता हूँ। ठीक है, फॉर्मूले के कितने कॉम्बिनेशन बनते हैं सुनना बच्चों। तो पहला फॉर्मूला मैंने लिखा E इज इक्वल टू फाई प्लस काइनेटिक एनर्जी, E की जगह लिख दिया एच न्यू इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी, एच सी बाय लैम्डा इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अब इन्हीं में काइनेटिक एनर्जी की जगह आप कहीं सभी जगह हाफ एम वी स्क्वायर लिख सकते हो, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। ठीक है भाई, तो ये अपने हो गया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का काम पूरा। इनमें से कोई भी कॉम्बिनेशन बना भी सकते हैं, ऑपोजिट वाले भी, जैसे ऐसे भी बन सकते हैं एच न्यू इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा नॉट प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, स्टॉपिंग पोटेंशियल के बारे में बात करें भाई, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल जो होगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल के बारे में पूछे कि भाई उसका क्या फॉर्मूला होगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल के किसके बराबर होगा, तो आप बोल देना कि वो माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। ठीक है, तब आपका वोल्टेज बराबर हो जाएगा उसके, है ना। इसके फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के कुछ ग्राफ्स वगैरह भी है, कुछ और क्वेश्चंस भी है। ठीक है, तो पहले अपन इसको, तो आज अपन ने थ्योरी इसकी अच्छे से कवर कर ली, ब्लैक बॉडी रेडिएशन वगैरह पढ़ लिया, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी आज अपन ने कवर कर ली। अब इसके बाद अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर क्या क्या पढ़ेंगे भाई, नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इसके आगे का पार्ट, इसके कुछ न्यूमेरिकल्स और करेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के 2-3 ग्राफ है वो समझ लेंगे, जो पहले के क्वेश्चन आए हुए हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, जेई नीट में, उनको भी देख लेंगे। और उसके बाद हम हमारे आगे वाले टॉपिक जो है एटॉमिक स्पेक्ट्रम, उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे और उसको कवर करेंगे। ठीक है, 1 मिनट रुकना बच्चों। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही करते हैं।